नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पर हमें चैन से रहने नहीं देता। भारत के खिलाफ आतंकवाद का जहर बोते बोते किस तरह उसने अपनी धरती बंजर हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए ये देश जनता का सबब बनता जा रहा है। देखेंगे रूस में विक्ट्री डे का नजारा। होंगी और भी खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। रूस ने 9 मई को राजधानी मॉस्को के लाल चौक में द ग्रेट पैट्रियाटिक वॉर की विजय को याद करते हुए इसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई, जिसके लिए रेड स्क्वायर पर भव्य सैन्य परेड आयोजित की गई। सैन्य परेड स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू हुई। चीनी राष्ट्रीय अध्यक्ष शी जिनपिंग समेत करीब 30 देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जिम्मेदार व्यक्तियों ने रूसी जनता के साथ विजय दिवस मनाया। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस वक्त मॉस्को में ही हैं। मॉस्को में बड़ी संख्या में लोग ने मौजूद रहकर लाल चौक पर आयोजित परेड को देखा। ब्रिटिश चुनावों में जीत के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने 3 सीनियर मंत्रियों की बहाली की है। जॉर्ज ऑसबोर्न वित्त मंत्री के पद पर बने रहेंगे, साथ ही वो प्रधानमंत्री के डिप्टी का फर्ज भी निभाएंगे, जो पहले निक क्लेग संभालते थे। इस नियुक्ति से यूरोप के मामले में बातचीत ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। कैमरन ने थेरेसा मे को गृह मंत्रालय और फिलिप हैमंड को विदेश का प्रभार दिया है। जीत के बाद पार्टी नेता डेविड कैमरन ने कहा कि पूर्ण बहुमत के बाद उनकी पार्टी चुनावी वादे पूरे कर पाएगी, जिसमें यूरोपीय संघ के मसले पर जनमत संग्रह भी शामिल है। कैमरन ने कहा कि वे स्कॉटलैंड को और अधिकार देने की योजना को भी लागू करेंगे, साथ ही वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही होगा। नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का दावा किया है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस खबर के साथ एक तस्वीर भी जारी की है, जो इस खबर की पुष्टि करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ सालों में हथियारों के मामले में काफी इजाफा किया है, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ने पश्चिमी देश की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि उत्तर कोरिया ने टेस्ट कहां और कब किया, ये नहीं बताया गया है। किम जोंग उन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया अब उनकी संपूर्ण और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे देशों को करारा जवाब दे सकता है। आपको बता दें कि इस परीक्षण से संयुक्त राष्ट्र के उन प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ है, जिनके तहत नॉर्थ कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन के विमानों ने यमन के सीमाई जिलों में पर्चे गिराकर लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इन इलाकों में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले जारी हैं। ये पर्चे सादा प्रांत के ओल्ड सादा इलाके में गिराए गए हैं, जो विद्रोहियों का गढ़ है। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने सादा से सऊदी अरब में हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। सादा में काम कर रही संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि लोग तुरंत सादा नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वे ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं। उधर हूती समर्थकों ने सऊदी अरब के विरोध में प्रदर्शन भी किए। स्पेन की पुलिस ने मोरक्को की एक महिला को 8 साल के बच्चे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सिविल गार्ड पुलिस फोर्स के मुताबिक 19 साल की एक लड़की आइवेरियन बच्चे को सूटकेस में बंद करके अपने साथ स्पेन ला रही थी। मोरक्को से क्योटो की सीमा पार करते वक्त उसकी संदिग्ध हरकतों को देखकर कस्टम अधिकारियों ने लड़की को रोका। ड्रग्स की तलाश में जब उसके सूटकेस की जांच की गई तो स्कैनर में बच्चे का आकार साफ नजर आने लगा। अधिकारियों ने तुरंत बच्चे को सूटकेस से आजाद कराया और उसे जांच के लिए भेजा। बच्चा आइवेरी कोस्ट का रहने वाला है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिरकार पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया इबोला महामारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है। लगातार 42 दिनों के अंदर लाइबेरिया में इबोला का नया मरीज नहीं पाया गया है। उसके बाद इस देश को इबोला से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगस्त और अक्टूबर के महीने में यहां इबोला ने अपना विकराल रूप दिखाया था और इबोला से हुई लगभग आधी मौतें सिर्फ लाइबेरिया में ही हुई थी। तत्काल यूनाइटेड नेशंस की टीम इस देश में पहुंच गई थी और काफी संघर्ष के बाद अब जाकर इस बीमारी पर लाइबेरिया में काबू पाया जा सका है। इस देश के 4000 लोग इबोला की भेंट चढ़ गए हैं। तब से ये देश महामारी की दहशत में जी रहा था। फिलीपींस में तूफान का कहर जब तक दिखाई देता था, ऐसा ही एक और
तूफान फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वार्निंग सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी है। ऐसे में इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। फिलीपींस के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से राहत सामग्री की पैकिंग शुरू की जा चुकी है, क्योंकि वार्निंग के मुताबिक तूफान अगले 24 घंटे में यहां पहुंच सकता है। आर्मी वॉलंटियर्स जरूरी सामान जैसे खाने की चीजें और बैग्स पैक कर रहे हैं, ताकि जरूरत के मुताबिक उन्हें तूफान प्रभावित इलाकों में भेजा जा सके। प्रिंस हैरी शनिवार को न्यूजीलैंड अपने आधिकारिक दौरे पर पहुंच चुके हैं। प्रिंस हैरी यहां अगले 8 दिनों तक रहने वाले हैं। प्रिंस हैरी का स्वागत न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन और उनकी पत्नी ने किया। उनके साथ वेलिंगटन की मेयर भी मौजूद थी। प्रिंस हैरी का स्वागत यहां के पारंपरिक माओरी सेरेमनी में किया गया। पहले तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर स्कूली बच्चों ने उनके लिए हाका परफॉर्मेंस दी। प्रिंस हैरी के दौरे को लेकर न्यूजीलैंड में लड़कियों में खासा उत्साह है। कोई उन्हें देखना चाहता है तो कोई छूना चाहता है, तो कोई किंग के इंतजार में भी है। और 30 साल के प्रिंस इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, जहां वो अपनी हार्ट थ्रॉब अदा से काफी पॉपुलर हुए। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर इजाद किया है जो ये बताता है कि खाना खराब हो गया है या नहीं। इस सेंसर के मैसेज को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से मोबाइल फोन पर पढ़ा जा सकेगा। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि सेंसर खाद्य सामग्री से एथेनॉल के उत्सर्जन को मापकर खाने के खराब होने की पहचान करेगा। सेंसर से मिली जानकारी उपभोक्ता के पास पहुंचेगी और इससे जुड़ा हुआ डेटा एक सर्वर में सुरक्षित हो जाएगा। रिसर्चर्स ने बताया है कि इस एथेनॉल सेंसर का विकास फिनलैंड के टेक्निकल रिसर्च सेंटर ने किया है। सेंसर की सतह रेडियो तरंगों से पहचान करने वाले टैग का हिस्सा है। इससे इसके डेटा को स्मार्टफोन पर भी पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के एरिजोना में तब हंगामा मच गया जब वहां की कोलोराडो रिवर में इंसानों में फंसे होने की खबर पहुंची। जल्दबाजी में पुलिस और फायर ऑफिसर्स कोलोराडो रिवर में गए और नदी की तली में पहुंचकर तब उनकी सारी हड़बड़ाहट भाग गई जब उन्होंने देखा कि यहां 2 नकली कंकाल बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। दरअसल ये फेक स्कैटलन्स थे जो पेयर के पास के तौर पर यहां चाय पी रहे थे और गलती से उन्हें इंसान समझ लिया गया। उनके पास में एक बोर्ड भी था जिस पर उनके लगाए जाने की तारीख लिखी थी। अब ये वीडियो लॉ पॉज के एक शख्स ने ऑनलाइन शेयर किया और लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। तो ये तो थी दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी जमीन में उन्नति और विकास के बजाय दूसरों के घर आग लगाने के लिए जहर बोया है। अब ये जहरीली फसल तैयार हो चुकी है और पाकिस्तान इस फसल को चाहे अनचाहे काटने को मजबूर है। जो मुल्क 1947 में हमसे अलग हुआ, जहां इस साल की जमहूरियत और हुकूमत जैसे शब्दों को मायने मिले, वो देश 68 साल होते होते आतंकवाद के काले साए में डूब चुका है। पड़ोसी के घर में आग लगाते लगाते उसका अब घर खाक हो रहा है। ना तो यहाँ व्यवस्थाएं रह गई हैं और ना ही सुकून से रातें बीतते हैं। आइए देखते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। पाकिस्तान आतंक की जमीन है और आतंकवादियों की पनाहगाह। ये बात दुनिया से छिपी नहीं रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये गंभीर मसला पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान में हुकूमत और जमहूरियत जैसी बातें बेमानी हो चुकी हैं। दर्जनों आतंकी संगठन यहाँ पले हुए हैं और ये जमीन बारूद का ऐसा ढेर बनती जा रही है जहाँ एक एक कदम रखना खतरनाक हो चुका है। शुक्रवार को जिस तरह यहाँ आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान की नल्टर घाटी में हमला किया और इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक का इस्तेमाल किया, वो वाकई बेहद संगीन मामला है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में हालात आज कितने खतरनाक बन चुके हैं। अगर क्या उसकी रेंज है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर उसकी रेंज काफी है तो वो कोई भी हवाई जहाज को टारगेट कर सकता है, जैसा कि दूसरी जगह हो चुका है। वो खतरा तो बढ़ना रहेगा कोई भी फ्लाइट के लिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे वो हमला करने का उनका इरादा है या नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि शायद वो पाकिस्तानी के ऊपर लोगों को हमला करना चाहते हैं। तो इसी हमले में वो समझते थे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी मारा जाएगा। चंद सेकंड में ये MI-17 हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा और इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें नॉर्वे और फिलीपींस के राजदूत, मलेशिया और इंडोनेशिया के राजदूतों की पत्नियां और पाकिस्तान के 2 पायलट शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से भले ही 100 दफे ये बात कही जाए कि ये दुर्घटना थी,
लेकिन तहरीक तालिबान ने सीना ठोककर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह जाता। तो इससे वो सिर्फ बाहर वालों को नहीं, जितने भी उनके हवाई जहाज उड़ते हैं वहां पर, जितने लोग आते जाते हैं, इसमें शरीफ साहब के ऊपर शायद अटैक होने का खतरा, बाहर वालों पर अटैक नहीं था। वो अटैक था कि शायद शरीफ इसी जहाज में होंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो अगर ये अटैक था तो बहुत ही बड़ा अटैक था कि उसके साथ बाहर के लोग भी मारे जाएं और शरीफ साहब भी मारे जाएं, लेकिन वो अलग जहाज में थे तो वो बच गए। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान गुड एंड बैड टेररिज्म के नाम पर जो खेल सालों से खेल रहा है, उसके नतीजे ऐसे ही आने थे। खुद तो वो आंतरिक अशांति से जूझ ही रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों को लेकर भी चिंताएं उठने लगी हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपने हित में जो उनको था वही सोचते हैं। जो पाकिस्तान की लोकेशन है इस जगह पे, अफगानिस्तान के पास और सेंट्रल एशिया के पास और चाइना के बॉर्डर पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो उनका नजरिया ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को एलिनेट कर दिया तो वो बिल्कुल तालिबान बन जाएगा टोटल। तो इससे अच्छा है कि दूर से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, कोई ऐसे स्टेप न लिए जाए जिससे कि पाकिस्तान में पूरी फंडामेंटली और फैल जाए। जब तक बात जमीनी धमाकों और गोलीबारी तक सीमित थी, तब तक आतंकवाद की गंभीरता पाकिस्तान ने नहीं समझी। लेकिन अब तालिबान के कदम जिस तरह आसमान तक पहुंच रहे हैं, वो वाकई पाक की रही सही इमेज को भी खत्म कर रहा है। सबको दुनिया में अभी पता है, शुरू में नहीं पता था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप को इस्तेमाल करता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बना के। वो अफगानिस्तान में अटैक करवाता है उनको, भारत में अटैक करवाता है या कुछ और कार्रवाई करता है, और ग्लोबल टेररिज्म से उनका मिलाप रहता है। तो ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की खुद ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम खुद तबाह हो रहे हैं इससे। तो वो उनको समझने की जरूरत है। किसी एक घटना के बाद हल्ला मचाने के बजाय पाक अगर आतंकवाद में फर्क खत्म करता और ये लड़ाई मानवता के आधार पर लड़ता तो ये हाल न होता, क्योंकि ऐसे हमले पाक में कदम रखने से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को डराने वाले हैं, जो पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए भी बड़ी बाधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आखिर इस देश को इतना असुरक्षित बनाया किसने? और क्योंकि कुछ ही दशकों में तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान को सुकून से रहने नहीं देखे। आखिर पाक के वो कौन से पाप हैं जो इस तरह सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाता? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान का डबल गेम अब कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो चुका है। तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान निशाना साधता रहा, जबकि खुद ही लश्कर और अफगान तालिबान जैसे कई आतंकी संगठनों को फलने फूलने में मदद देता रहा। देखिए, ये हमले की पहली बात यह है कि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि तालिबान का अटैक था, क्योंकि वो उनका इलाका नहीं है। और ये भी खबर है कि वहां पर फायरिंग के कोई निशान नहीं है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उस बात को छुपाना चाहता है कि तालिबान का हमला है तो शायद वो खबर बाहर ना निकले, लेकिन तालिबान ने क्लेम किया है। पाकिस्तान ने जो बबूल इतने सालों से बोए हैं, वही अब उसे चुभ रहे हैं। आतंकियों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें ढालने का मौका देने वाले पाकिस्तान को आज खुद ही इससे त्रस्त होना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस छोटे से देश को इराक और सीरिया बनने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सेना और आतंकियों के बीच चलने वाली प्यार मोहब्बत ने यहाँ आतंक का एक और खतरनाक चेहरा पाल दिया है, जो अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है। ये सब बातें कनेक्टेड है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे और बुरे तालिबान बना के आधे लोगों को तो कब्जा करना चाहता है या अटैक करना चाहता है, आधे लोगों को पालना चाहता है। तो ये कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद पाकिस्तान के लिए है और उसके नेबर्स के लिए है, और आसपास के जितने लोग वहां रहते हैं आते हैं बाहर के, उनके लिए। तालिबान ने पिछले ही महीने तस्वीरें जारी की थी कि उसने डोमेस्टिक मिसाइल तैयार कर ली। तभी ये बात साफ हो गई थी कि ये संगठन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना सोचा जा रहा था।
नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के भी तरीके हैं। पाकिस्तान को जरूरी है उनको खत्म करें। उनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है वो कितनी है, वो तो एक मिसाइल बनाने से थोड़ी काम चल जाएगा। कोई न कोई उनको मिसाइल और देगा तभी वो चला सकता। पहले दिसंबर 2014 में पेशावर के स्कूल में तहरीक तालिबान ने जबरदस्त खूनी खेल खेला, लेकिन पाकिस्तान ने इससे भी सबक नहीं लिया। एक और तो वो वज्रिस्तान में आतंक का सफाया करने में जुटा रहा, तो दूसरी ओर लखवी की जमानत पर लुका छिपी का खेल खेलता रहा। इसी बीच तालिबान ने अपनी ताकत खूब बढ़ाई और उसकी बानगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ लोगों को निशाना बनाकर दी। हालांकि इसकी पुष्टि पाक ने नहीं की। देखिए, तालिबान का खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, उनका फ्रंटियर एरिया जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है और जो दूसरे इलाके हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई रिट रन नहीं करती, उनकी अथॉरिटी नहीं है वहां। और उनके पास भी उतने ही अच्छे हथियार हैं जितने के पाकिस्तान की फौज के पास हैं। वो अपने इलाके में लड़ते हैं, इसलिए उनका खत्म करना आसान नहीं है। जब ज्यादा उन पर जोर पड़ता है तो वो बाहर निकल के पंजाब में या जहां पर अभी हुआ है या कहीं और अटैक करते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स पे या फौज पे। खैर, पाकिस्तान तो तब भी तहरीक तालिबान के खतरे को भांप नहीं पाया था, जब तक उसने पेशावर में मासूम बच्चों की बलि नहीं ले ली थी। ऐसे में अब इनकार की बजाय अगर पाक इस मामले को लेकर गंभीर हो जाए तो ये उसके लिए और उसके हिमायती देशों के लिए बेहतर होगा, वरना तहरीक तालिबान के हाथों में मिसाइलें पाक के आर्थिक कॉरिडोर के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात रूस में आज मनाए गए जश्न की करते हैं। 9 मई का दिन रूस के लिए यादगार है। सालों पहले जो लड़ाई आज के दिन रूस ने जीती थी उसे द ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर का नाम दिया गया था। मई रूस के इतिहास की वो तारीख जो उसे गर्व करने का मौका देती है। रूस के लिए द्वितीय विश्व युद्ध किसी देशभक्ति की लड़ाई से कम नहीं था, और जब रूस ने इस युद्ध में विजय हासिल की तो ये तारीख रूस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख गई। उस जीत को आज 70 साल हो चुके हैं और विजय की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भव्य समारोह आयोजित किया गया। चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और दुनिया के 20 देशों, क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता इसमें उपस्थित हुए और रूसी जनता के साथ इस अहम दिन को मनाया। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस मौके पर मॉस्को में मौजूद हैं और उन्होंने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये समारोह स्थानीय समय के मुताबिक 10 बजे शुरू हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि देशभक्तिपूर्ण युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया तय की और यूरोपीय जनता को हिटलर के फासिस्ट शासन से मुक्त किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चीन एशिया में सैन्यवाद के विरोध का मुख्य युद्ध मैदान था और इस युद्ध में लाखों चीनी लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य समानता, सुरक्षा, गुटनिरपेक्षता के आधार पर शांति का भविष्य स्थापित करना है। चीनी राष्ट्रपति ने भी चीन की एक कहावत को कोट करते हुए कहा कि पानी पीते वक्त कभी कुआं खोदने वालों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि चीन के विकास के दिनों में रूसी विशेषज्ञों ने उनका साथ दिया था। यह दिन रूस के शक्ति प्रदर्शन का भी था और इस दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम में 15,000 सैनिकों ने सैन्य परेड में हिस्सा लिया। परेड इतिहास और आधुनिक युग 2 थीम्स पर आयोजित हुई थी।
строю. Лучшие военнослужащие отдельного комендантского сны площади моряки, вызывавшие... इतिहास के हिस्से में रूसी सैनिकों ने 70 साल पहले पूर्वी सोवियत संघ मिलिट्री ड्रेस में थे и без козырков. 94 единицы और जबकि आधुनिकता वाले हिस्से में रूसी सेना ने यार्स नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल T-14 अमाटा टैंक जैसे नए हथियारों का प्रदर्शन किया। चीन, भारत और स्वतंत्र देशों के समूह की सेनाओं ने परेड में भी हिस्सा लिया। एक 102 जवानों वाली चीनी जन मुक्ति सेना के सलामी दस्ते ने लाल चौक से मार्च पास्ट किया। ये पहली बार है कि चीन ने भी लाल चौक के परेड में शिरकत किया। морские и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. На Красной площади. ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर की इस परेड में जानवर भी शामिल हुए, जिनमें से कई मिलिट्री ड्रेस में थे। इस दिन से रूस का इतना गहरा नाता है कि 70 साल बाद भी ये दिन रूस की फिजाओं में देशभक्ति का रंग भर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। कल मदर्स डे है, यानी वो दिन जब अपनी मां को उनके हर दिन के प्यार के लिए थैंक्स कहा जाता है। अमेरिका के फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा और वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन की वाइफ जिल बिडेन ने व्हाइट हाउस में इस मौके पर एक आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मिलिट्री में काम करने वाले सैनिकों की मांओं को इन्वाइट किया। इस आयोजन के माध्यम से उन्हें थैंक यू कहा गया। इस मौके पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। Why's it gotta be dark? Is there a spell without the H was getting bored? तो देख सकते हैं व्हाइट हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। थैंक यू मदर्स के नाम से यहाँ पर थैंक्स किया गया। मिलिट्री की जो माएँ होती हैं उनको इनवाइट किया गया था यहाँ पर व्हाइट हाउस में, और फिर तरह तरह के कार्यक्रम किए गए और खास तैयारियां भी की गई थी। मिलिट्री में काम करने वाले सैनिकों की माँओं को इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था व्हाइट हाउस में। और कल मदर्स डे है और उसके एक दिन पहले ही इस खास कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और चलिए अब आपको नजारा दिखाते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया का, जहां इतना जबरदस्त बर्फीला तूफान आया कि ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके नजर आए। दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस बर्फबारी का ज्यादा असर दिखाई दिया। आप भी देखिए ये नजारा। तो ये कैलिफोर्निया का नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर ज्यादातर इलाकों में बर्फ ही बर्फ नजर आई और हर तरफ पूरे इलाके बर्फ से ढके हुए नजर आए। दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। देख सकते हैं पूरे नजारों में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया का नजारा है, जहां पर जबरदस्त बर्फीला तूफान आया और तूफान आने के बाद जो नजारा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ नजर आ रही थी और इस ठंड से बचने के लिए लोग कुछ गर्म ले रहे थे, जैसा कि कॉफी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ठंड का मजा भी लिया जा रहा है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग उससे बचने का भी तरीका ढूंढने लगते हैं।
इसके साथ वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।